हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज आप लोग का थर्ड मॉडल सेट करेंगे। जानकारी के लिए आप लोग को हम बता दें कि आपको बहुत सारा हिस्ट्री का क्लास मैंने ऑलरेडी लगा चुका हूँ। प्लेलिस्ट चेक कर लेना। बाकी आप लोग का मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 भी कंप्लीट करवा चुका हूँ। आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो मुझे कमेंट कर सकते हो नीचे में। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग क्लास को बड़ी शिद्दत से करना, क्योंकि आज का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोग के लिए कंप्लीट सीरीज में से आप लोग का ऑब्जेक्टिव भी है और आप लोग को देखो यहाँ पे सब्जेक्टिव भी है। ठीक है, बिल्कुल आराम से आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ जाओ। आराम से खा पी के तो आप बैठ ही गए होंगे, शाम में अभी 7 बज रहा है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग एकदम पूरा कंप्लीट कॉपी कलम लेके बैठ जाएंगे, कान में ईयरफोन लगा के। ठीक है, और बिल्कुल शांति से क्लास को समझेंगे और लिखने का प्रयास करेंगे। और आपको उम्मीद दिलाते हैं जितना हम कराएंगे ऑब्जेक्टिव आपका अभी क्लास में याद होने की संभावना रही। बस हम जितना पढ़ेंगे आप मेरे साथ पीछे पीछे पढ़ते चलना। ठीक है, चलो यहाँ से आप लोग का खंड और निकल के आता है, जिसमें आप लोग का क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है। ये तो आप लोग को पता ही होगा, मैंने इतना चीज करवा दिया आप लोग अभी तक में। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का निकल के आता है। देखो, काय चिकित्सा का जो है परिणता किसे कहा जाता है। देखिए, इसका मतलब पहले क्वेश्चन का मतलब समझो क्या कहा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन तो हम बाद में भी देख लेंगे। काय चिकित्सा कहते हैं हम लोग एक प्रकार से आयुर्वेद को कहते हैं। किसको? आयुर्वेद को। तो आयुर्वेद के बारे में जो सबसे पहले अगर बोला जाए भारत में, जो है किसने इसके बारे में व्याख्यान किया है, किसके बारे में, इन्होंने जो आयुर्वेद के बारे में सारा कुछ भारत में लाया, उनका नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है। सुश्रुत दिया हुआ है, चरक दिया हुआ है, जीवक दिया हुआ है और धन्वंतरी दिया हुआ है। तो इसमें से जो है चरक संहिता वाले जो थे, चरक जी जो हैं, उन्होंने क्या किया, काय चिकित्सा को जो है प्रेरणा दिया, यानी कि भारत में सबसे पहले लाने का प्रयास कौन किए थे? चरक लगे थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। जिनको याद होगा नीचे कमेंट भी करते जाएंगे फटाफट। ठीक है, ताकि आप लोग को और भी इसको क्या होता है, रिवीजन होता जाए। जो बच्चे को याद होगा, कॉन्फिडेंस आपका और बढ़ेगा। इसीलिए क्लास को कंटिन्यू करना है, मिस नहीं करना है किसी को भी। कहते हैं कि नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन मैंने लगा दिया है। प्लिनी के द्वारा, मेगास्थनीज के द्वारा, टॉलमी के द्वारा और इनमें से कोई नहीं। जिस बच्चे को पता होगा नीचे कमेंट करेंगे फटाफट। और जो बच्चे नए आ रहे हैं ना, वो बच्चे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, डिफेंस बेगूसराय टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। डिफेंस बेगूसराय आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। ठीक है, क्योंकि वहां पे आप लोग को सारा क्लास का पीडीएफ वहां पे दिया जाता है। चलिए, इसका आंसर आप लोग को हम बता देते हैं। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक का जो लेखक है वो प्लिनी द एलेक्डर थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का पूरा नाम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ प्लिनी दिया हुआ है। आप लोग को क्या करना है, टिक यही करना है। ठीक है, जहाँ पे पूरा नाम दिया रहेगा वहाँ पे पूरा नाम टिक करना है। चलो, कहीं से किसी को दिक्कत, एनी प्रॉब्लम तो कमेंट नीचे कर देना आराम से। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन आपका क्या निकल के आता है। कहते हैं कि ऋग्वेद के कितने श्लोक में कृषि का उल्लेख किया गया। ठीक है, चलो सबसे पहले आप लोग नीचे कमेंट करके ये बताओ कि ऋग्वेद में कुल कितने श्लोक है। ठीक है, कुल कितने श्लोक है ऋग्वेद में, ये मैं आप लोग को करवा चुका हूँ पहले पिछले क्लास में। चलो बताओ नीचे कमेंट करके। चलो, मैं आपको 4 ऑप्शन भी देता हूँ लेके। 10,666। ठीक है, 10,666 पहला ऑप्शन दिया मैंने लेके टोटल इसमें श्लोक की संख्या। दूसरा ऑप्शन दिया लेके 10,462। चलो नीचे कमेंट करो दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए, आपको जानकारी के लिए हम बता देना चाहते हैं कि देखो, जो बच्चे नीचे कमेंट कर दिए अच्छी बात है, जो नहीं कमेंट किए जान लो। देखो, ऋग्वेद में टोटल श्लोक की संख्या जो आप लोग का है 10,462 है। ठीक है, जिसमें से आप लोग का जब मुख्य रूप से अगर देखा जाए कृषि के ऊपर, तो मात्र उसमें से जो आप लोग का 24 श्लोक है, जो कि आप लोग का किस पे निर्धारित है, कृषि पे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नोट कर लेना कॉपी में, मिस मत नहीं करना, एक भी मिस नहीं करना क्वेश्चन को। ठीक है, नहीं तो तुम परीक्षा में मिस हो जाओगे। चलिए, कहते हैं कि इतिहास का जो प्राचीनतम उल्लेख जो है किस वेद में मिलता है, यानी कि इतिहास शब्द का जो सबसे पहले जो है किस वेद में लिखा गया, या फिर इतिहास का जो है कोई भी चीज हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, किस वेद में। वेद की संख्या कितनी है आप लोग को पता ही होगा। सबसे पुराना वेद कौन सा है, नीचे कमेंट कर देना जिसको पता होगा। ठीक है, जिसको नहीं पता होगा वो बच्चे पिछली क्लास जाके कर लेना। देखो, आपको इतिहास का जो प्राचीनतम उल्लेख जो कहा जाता है, वो आप लोग का जो 4 वेद यहाँ पे मैंने दे दिया लेके। लेकिन सबसे लास्ट में जो मैं आपको लिखा अथर्ववेद, उसमें आप लोग को इतिहास शब्द की जो है देखने को मिलती है सारा चीज उसमें कैलकुलेशन। ठीक है तो 4 का क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, अथर्ववेद। कोई दिक्कत? चलो, देखो, बुद्ध चरित किसने लिखा, ये क्वेश्चन आप लोग का मैंने करवा चुका हूँ पहले ही। चलो, इसका कमेंट नीचे तुम लोग कर देना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बाकी जो बच्चे को नहीं पता होगा अशुघोष टिक कर लेना। ठीक है, चलिए, वो बताइए बाणभट्ट ने क्या लिखा था। बाणभट्ट ने क्या लिखा था ये मुझे बताएगा आप लोग कमेंट करके, क्योंकि मैं आप लोग को पिछले क्लास में करवा चुका हूँ। और हरिसेन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। नीचे कमेंट आना चाहिए। आप लोग अगर पीछे रिवीजन किए होंगे तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। डेली डेली न्यू चीज पढ़ना जरूरी नहीं है। जो चीज याद है उसको रिवीजन करना भी जरूरी है, क्योंकि आप पीछे अगर भूल जाते हो ना,
तो फिर हो गया, फिर से उसको क्लास करना पड़ेगा। इसलिए जब कोई क्लास नहीं रहेगा यहाँ पे, तो पिछले क्लास के वीडियो को कंप्लीट रिवीजन किया कीजिए, ठीक है, ताकि आपको कोई भी चीज मिस ना हो उसके एग्जाम में। चलो, कथा है कि यात्रियों का जो राजकुमार, सीधे सीधे इसको याद करो, यात्रियों का राजकुमार जो किसे कहा जाता है, यहाँ पे चार ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है, फाहियान है, मेगास्थनी दिया हुआ है, अलबरूनी दिया हुआ है और ह्वेनसंग दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोगों का? देखो, ह्वेनसंग को जो है ना, उनको यात्रियों का क्या कहा जाता है? राजकुमार कहा जाता है। कोई दिक्कत? इनका ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बच्चे को याद है, फटाफट नीचे कमेंट आनी चाहिए आप लोगों का। चलो, 7 नंबर क्वेश्चन देखो। ये तो हर एक बच्चे को पता होगा, हम नहीं बताएंगे आप लोग को इसका आंसर। कहते हैं किस भाषा को जो देव की भाषा कहा जाता है? जहां तक कि सभी बच्चे को पता होना चाहिए आप लोग का, संस्कृत जो वो देव भाषा मानी जाती है। ओम तत्सव तत्सव वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। तो चलो, इस क्लास में तुम लोग को जो हवन करा दिए, तुम लोग जाके चंदा जमा कर देना, ठीक है। चलिए आगे देखो। बौद्ध त्रिपिटकों की सही भाषा क्या थी? सबसे पहले बताओ कि बौद्ध में जो त्रिपिटक की संख्या कितनी थी, ये मुझे नीचे कमेंट करके बताओगे तुम लोग, क्योंकि बौद्ध जब क्लास लिए थे आप लोग का कंप्लीट है बौद्ध धर्म का, उसमें मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से बताया था, माहियान फाहियान जो भी है, सारा कुछ हम उसमें डिटेल से पढ़ाए हुए हैं। जो बच्चे नहीं किए क्लास, वो पीछे जाके कर लेना शिद्दत से, ठीक है। देखो, बौद्ध त्रिपिटकों की जो भाषा थी वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ भाषा में जो आप लोग को, जैसे देखिए, स्थानीय भाषा में लिखा गया था, कुछ चीज को संस्कृत में लिखा गया था, और सबसे ज्यादा जो है ना, वो पाली भाषा में लिखा गया था। तो जिस चीज की संख्या सबसे ज्यादा होती है, हम लोग उसी चीज को क्या करते हैं? मानते हैं, ठीक है। ये बात सही है। तो ये जो आप लोग का है, इसका क्या हो जाएगा? पाली भाषा यहाँ पे राइट हो जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत? और हम, ये आप लोग का गलत हो जाएगा, संस्कृत भी आप लोग का ये गलत हो जाएगा। जहाँ पे पाली नहीं रहेगा, वहां पे आप लोग संस्कृत टिक करना, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी अगर ऑप्शन आ गया पाली, तो पहले पाली को टिक करना प्रायोरिटी है, ठीक है। चलिए, आते हैं, वसुधैव कुटुंबकम किस भाषा का शब्द है? इंग्लिश का, पाली का, मराठी का या फिर संस्कृत का? चलो मुझे बता। वसुधैव कुटुंबकम, अतिथि देवो भव, ये सब किस चीज का शब्द है? ये सब जो आप लोग का है, संस्कृत का शब्द है। देखने से ही लग रहा है, समझे? संस्कृत का आपका ये शब्द है, ठीक है। बोलो, कहीं से कोई दिक्कत? चलिए, 10 नंबर देखते हैं यहाँ से। कहते हैं कि जब महाभारत, बहुत बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, जब महाभारत में जो है सिर्फ 8800 श्लोक थे, तब इसका नाम क्या था? यानी कि तब इसका नाम कोई दूसरा था, तो क्या इसका नाम था? उसमें तो महाभारत तो होगा नहीं, भारत भी नहीं होगा। एक ऑप्शन और नीचे है, वो भी देख लेते हैं। और देखो नीचे दिया सत सत शास्त्र संहिता। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सो देखो क्या हो, 1 नंबर। यानी कि ये जो आपका जय संहिता है, जब महाभारत में जो है सिर्फ 8800 श्लोक था ना, तब उसमें इसका नाम क्या था? जय संहिता था। तुम लोग मिस करना मत कर देना एग्जाम में, ठीक है। चलो भाई, अब आ गए हम लोग खंड बी पे। बहुत मजेदार आपका वीवीआर क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो फटाफट से बच्चे लाइक कर दें क्लास को बड़े प्यार से, ठीक है। आप जैसे इस क्लास पे जो 100 लाइक कंप्लीट करेंगे, आप लोग का नेक्स्ट क्लास जो अगले दिन हम तुरंत लगा देंगे। बस आप लोग के लाइक पे डिपेंड करता है। आप लोग 100 लाइक कंप्लीट कर दो आज, ठीक है। जैसे ही कंप्लीट होगा, आप लोग का कल नेक्स्ट क्लास आप लोग का इसी टाइम पे देखने को मिल जाएगा। बहुत वीवीआर एकदम, उसमें आप लोग का जो है ना, सबसे बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। बस आप लोग को क्या चाहते हो, तो मुझे बता देना। चलिए आगे। तो आप लोग का जो लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन जो है, वो किस टाइप का क्वेश्चन है इस चैप्टर में, सो देखो। आप हम लोग करने वाले आप लोग का अभिलेख के जो महत्व पर प्रकाश डालेंगे। फोकस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्क्रिप्शन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा हो गया, पुरातात्विक स्रोतों का जो वर्णन कीजिए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आप लोग का निकल के आया है कि मुद्राओं से जो है इतिहास की जानकारी किस प्रकार हमको मिलती है, कि किस प्रकार हम जानते हैं कि मुद्रा पे जो है कोई भी चीज का निशान बना हुआ है, पहले समय के राजा का, प्रजा का, साम्राज्य का, तो हमको किस तरह का इतिहास का जानकारी मिलता है, वो चीज हम जानेंगे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन आप लोग का निकल के आता है कि भारतीय आदि इतिहास की संक्षिप्त परिचय देखिए, आखिर आपका प्रोटो हिस्ट्री है क्या? ठीक है, ये भी आपका भैया क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, कहते हैं कि परंपरा से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रेडिशन? ट्रेडिशन आपका क्या है, परंपरा क्या है, ये चीज को हम विस्तार से यहाँ पे समझाएंगे, और बिल्कुल इजी वे में समझाने का आप लोगों को प्रयास करेंगे, ठीक है। चलो, 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग का निकल के आता है कि इतिहास की जो भारतीय अवधारणा पर प्रकाश डालना है, ठीक है। तो चलो, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग का निकल के आता है। चलो, आप लोग आराम से बिल्कुल शांति मूड में पढ़ेंगे, बिल्कुल एकदम नॉर्मल माइंड में पढ़ना है, क्योंकि आप लोग प्रेशर लेके पढ़ोगे ना, तो एक भी चीज नहीं कर पाओगे, समझे। चलिए, आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। बच्चा, एक मिनट पानी पी लेते हैं, तुरंत पानी पी लेते हैं। हाँ भाई, चलो। देखो, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोग का निकल के आता है
अभिलेख के महत्व पर प्रकाश डालें। देखिए इसमें मैंने आपको क्या कर दिया, दो क्वेश्चन को जो है एक में इंक्लूड कर दिया। कहिए सर ये क्यों कर दिए? बहुत ही इजी बात है, हम समझाते दोनों को पहले एक साथ, ठीक है। देखो अभिलेख जो है आप लोग का, वो आप लोग का किस में आता है? वो भी आप लोग का आता है पुरातात्विक स्रोत में। तो यहाँ से पुरातात्विक स्रोत क्या होती है वो हम समझा देते हैं आप लोगों को। देखिए कहते हैं पुरातात्विक, इसका मीनिंग से ही हमको पता चल रहा है कि पहले समय का जो भी हम लोग को स्रोत से या फिर किसी चीज से हम लोग को पढ़ने के माध्यम से या फिर हम लोग को कोई बताते हैं, जानकारी देते हैं किसी बुक के माध्यम से या फिर कोई वेब सीरीज के माध्यम से, तो वो चीज क्या होती है, पुरातात्विक स्रोत हम लोगों को जानकारी मिलती है कि पहले समय में जब खुदाई हुआ, सिंधु की खुदाई हुआ, मोहनजोदड़ो की खुदाई हुआ, हड़प्पा काल में या फिर कोई भी चीज है, ये सब हमको कहाँ से मिलता है? पुरातात्विक स्रोत से, ठीक है। तो पुरातात्विक स्रोत का ही एक पार्ट क्या है आप लोगों का? अभिलेख है। क्या है? अभिलेख। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले अभिलेख के बारे में नहीं जान के पहले हम लोग पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानेंगे डिटेल से। उसी में आप लोग का क्या आ जाएगा, अभिलेख के महत्व भी आ जाएगा, एक नंबर क्वेश्चन भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अब नीचे हम लोग चलते हैं, ताकि मैं देखो पहले समझाना आप लोग को जरूरी था, नहीं तो आप सोचते सर यहाँ पे हम लोग को कहाँ लेके आ गए। तो आप लोग सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत ही है क्या, उसको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही एग्जाम में भी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। कहाँ भाग गया? देखो यहाँ से कहते हैं, नीचे आ जाओ थोड़ा सा। कहते हैं कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जो आप लोग का है, अभिलेख, मुद्राएं और स्मारक आते हैं। कहिएगा सर ये चीज क्या है? अभिलेख क्या होती है, सोच समझिए। पहले समय का जो भी शिलालेख हो गया या फिर कोई भी पट्टी हो गया, ठीक है, एक लोहा का या फिर पत्थर का एक पट्टा बना दिया जाता था, बहुत बड़ा पहाड़ पे कुछ चीज को लिख दिया जाता था, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। और मुद्रा क्या हो गया? मुद्रा तो आप लोग को पता ही होगा, पैसा होता है। पहले समय में क्या था, लोहा का पैसा, तांबा का पैसा, उसका सोना का पैसा, चांदी का पैसा चलता था मार्केट में, ठीक है। और स्मारक क्या होगा, जो बड़े बड़े राजा प्रजा मर जाते थे तो उनका स्मारक बना दिया जाता था। उससे हम लोग को कुछ कुछ चीज का नॉलेज आती है आज के समय में, उसको देखने के बाद तो क्या क्या नॉलेज आती है उसी चीज को हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। बोलो इस लाइन को समझने में किसी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे। कहते हैं इतिहास निर्माण के लिए, जहाँ हम लोग का इतिहास आखिर है क्या, इतिहास से हम लोग जो है बीते हुए घटना को क्या करते हैं, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर पिछले समय में हुआ क्या, नहीं हुआ, इन सब चीजों को हम लोग पढ़ते हैं। यही तो आप लोग का क्या इतिहास है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं इसमें आप लोग का, ठीक है। देखो हम यहाँ पे अपना फिगर भी ला सकते हैं, कल से हम क्लास में आप लोग के साथ फिगर से भी रहेंगे, वीडियो मेरा भी आता रहेगा, ठीक है। तो और भी क्लास में मजा आएगा पढ़ने में। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहते हैं अत्यंत विश्वसनीय तथा सर्वोत्तम साधन है क्या चीज आप लोगों का? पुरातात्विक स्रोत। कहते हैं कि साहित्यिक स्रोतों में जो आप लोग का है, परिवर्तन संभव है, लेकिन पाषाण या फिर धातु पात्रक पर उत्कीर्ण लेख में परिवर्तन कदापि संभव नहीं है। कहते हैं कि साहित्य यानी कि जो भी किताब है पुराने समय का, उसमें क्या करते हैं हम लोग, कुछ चीज को परिवर्तन कर देते हैं, पहले समय की चीज में संशोधन करके नया चीज को ऐड कर देते हैं। लेकिन जो चीज धातु के पात्र में लिखा हुआ है, लोहा पे या फिर पीतल पे लिखा हुआ है, या फिर कोई चीज लेख पे लिखा हुआ है, उस सब चीज को हम लोग परिवर्तन कभी भी नहीं कर सकते। अगर उसको हम परिवर्तन करना चाहेंगे तो वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो कहते हैं उसी से हम लोग को क्या पता चलती है, सोच समझिए। कहते हैं कि इन अभिलेखों की जो तिथि को भी वैज्ञानिक उपकरणों तथा अन्य पद्धतियों द्वारा निश्चित किया जा सकता है। कहते हैं कि इस अभिलेख को भी हम लोग जो है ना, उसको अनुमान लगा सकते हैं वैज्ञानिक माध्यम से कि आखिर ये अभी से कितना साल पहले का ये अभिलेख है, कितना साल पहले का ये पीतल का या फिर धातु का ये पैसा है, सारा कुछ हम पता लगा सकते हैं वैज्ञानिक विधि से अभी के समय में, ठीक है। कहते हैं अतः जो है पुरातत्व स्रोत का इतिहास के जो है निर्माण में जो है क्या निर्णायक स्थान है। कहते हैं कि इतिहास का जो है मुख्य आधार क्या होती है, पुरातात्विक स्रोत होती है, जिसके माध्यम से हम लोग को पुराने समय का सारा कुछ पता चल पाता है। बोलो कहीं से कोई दिक्कत एक भी परसेंट का? कहते हैं कि इन अभिलेखों से जो तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थितियों के बारे में प्रचुर सामग्री प्राप्त होती है। कहते हैं कि पहले समय में जिस तरह से राजनीति था समाज में, सामाजिक और धार्मिक और आर्थिक स्थितियां थी पहले समय में, उस चीज से हमको ये नॉलेज मिलती है कि आखिर पहले समय में आदमी किस टाइप से रहते थे, तो उसी के माध्यम से भी हम लोग आज भी रहने का भी प्रयास करते हैं, ठीक है। बाकी उसमें बहुत चीज चेंज हुई है, तो क्या क्या चेंज हुई उसको हम लोग विस्तार से जानेंगे दूसरे चीज में। बाकी यहाँ पे जो जरूरी चीज है उसी चीज को हम लोग कंटेंट बाय कंटेंट, जो रिलेवेंट इंपोर्टेंट चीज है उसी चीज को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब देखिए आपका इसमें निकल के आता है आप लोग का क्या, अभिलेख, ठीक है। अब देखिए आप लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन था अभिलेख से आप क्या समझते हैं, उसमें आपको ये क्वेश्चन का आंसर चिपका देना यहाँ से, ठीक है, अभिलेख से। बात खत्म है। देखो ये हम डायरेक्ट आप लोग को अभिलेख पढ़ाते हैं तो आप लोग को समझ में नहीं आता, पहले मैं पूरा तात्विक स्रोत आप लोग को समझा दिया, अब आप लोग को इजी से समझ में आ जाएगा सारा कुछ।
देखो अभिलेख क्या आप लोग का पुरातात्विक स्रोत का एक पार्ट है। अभिलेख हो गया, मुद्रक हो गया और आप लोग का धातु पत्रक हो गया। ये तीन चीज क्या है, आपका पुरातात्विक स्रोत का पार्ट है। तो चलो अभिलेख आपका क्या होता है समझते हैं। कहते हैं कि अभिलेखों की जो महत्ता होती है उस पर प्रकाश डालते हुए जब प्रसिद्ध इतिहासकार, कौन प्रसिद्ध इतिहासकार, तो फिलिप ने जो क्या लिखे हैं अभिलेख के बारे में वो समझिए यहाँ से। कहते हैं कि प्राचीन भारत के जो राजनीतिक इतिहास का जो ज्ञान जो हमें केवल कहाँ से मिलती है, अभिलेखों के गहन अध्ययन से प्राप्त होती है। यानी कि हम लोग को जो राजनीतिक इतिहास, यानी कि पहले समय में किस तरह से आदमी राजनीति करते थे समाज में, या फिर राजनीति किस तरह से व्यवहार था पहले समय का, पॉलिटिक्स किस टाइप का था समाज में, ये चीज का अध्ययन हम लोगों को कहाँ से मिलती है, अभिलेख के माध्यम से मिलती है। कोई दिक्कत। कहते हैं कि इसके बिना जो है कोई निश्चित तिथि तथा एक रूपता स्थापित नहीं की जा सकती है। कहते हैं कि उसके बिना जो हम लोग कोई भी चीज को निश्चित तिथि या फिर एक रूप में हम लोग कोई चीज को स्थापित नहीं कर सकते। किसके बिना, अभिलेख के बिना। क्योंकि देखिए आज के समय में भी क्या होता है, जैसे पीएम मोदी कोई सड़क का निर्माण करता है तो वहां पे लिखा रहता है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, और वहां पे डेट लिखा रहता है कि इस तारीख को इतना चीज, इतना उसमें पैसा लगा था, 2 करोड़ का रोड का बिल पास हुआ, उसमें से आप लोग का जो कार्य निर्माण इतना तारीख को हुआ, संपन्न इतना तारीख को हुआ। आता है ना एमएलए आके यहाँ पे फीता काट देता है, तो वही होता है। ठीक है, उसमें जो लिखा हुआ रहता है वहाँ पे बड़ा बड़ा बक्सा में, वही चीज क्या होता है, अभिलेख एक प्रकार का हुआ। तो उसमें क्या एक निश्चित तिथि लिखा हुआ रहता है जो कि आप लोग का पहले समय से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, देखिए कहते हैं कि अभिलेख किस पर यथाशिला, स्तंभ एवं ताम्रपत्र आदि पर लिखे गए हैं। कहते हैं कि पहले समय में जो है यथाशिला पर लिखा गया था, स्तंभ पर लिखा गया था, और ताम्र यानी कि तांबे के पत्र पे लिखा गया था अभिलेख। ठीक है, लेकिन आज के समय में क्या होता है, सीमेंट वालों का बना के उस पे लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि तांबा का अगर बना के लिखेगा उस पे लोग को चोरा के भाग जाएगा घर, कि आजकल चोर का भी कमी नहीं है समाज में। ठीक है, तो चलिए कहते हैं कि इस आधार पर जो है अभिलेख को जो हम लोग मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं, 3 भाग नहीं बल्कि आपको 5 भाग में बांटते हैं। कौन सा, पहला हो गया आपका शिलालेख हो गया जो आपको शिला पे होता है। दूसरा हो गया आप लोग का स्तंभ लेख। तीसरा आप लोग का क्या, ताम्रपत्र लेख जो तांबा पे लिखा जाता है। उसके बाद आप लोग का गुहा लेख हो गया, और मूर्ति लेख आदि आप लोग का जो है, ये सब चीज शिलालेख अभिलेख का क्या है, पार्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सा और जानते हैं इसमें विस्तार से, बस थोड़ा सा उसके बाद ये अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो कहते हैं कि इन लेख में जो हम लोग राजाओं दान लेख तथा कुछ प्रसिद्धियां हैं, इसके अतिरिक्त जो है कुछ गैर शासकीय अथवा व्यक्तिगत लेख भी है। कहते हैं कि अभिलेख में जो हम लोग चीज लिखते हैं उसमें क्या था, राजा का जो दान देता है समाज में लेके उसको लिखा जाता था, तथा साथ साथ उस लोग को जाए कुछ चीज आप लोग का जैसे कि हो गया कि राजा का कुछ पर्सनल चीज हो गया, या फिर जो राजा प्रजा के लिए करता था उसको भी उसमें लिखा जाता था, किसमें, अभिलेख में। उसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो गैर शासकीय, जो कि गैर शासकीय था, उसके भी माध्यम से कुछ कुछ चीज को वहां पे नोटिस किया जाता था और उसके बात को लिखा जाता था वहां पे अभिलेख में। ठीक है, कहते हैं कि इन सभी लेखों से जो है अति महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती है। कहते हैं पहला कि शिलालेख जो है भारत के प्राचीनतम शिलालेखों में सबसे पहला किसका है, अशोक के शिलालेख जो है सबसे प्राचीन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहते इसका इतिहास जो निर्माण की दृष्टि से जो है इतनी महत्वपूर्ण है। कहते इतिहास में सबसे ज्यादा किसका शिलालेख का निर्माण हुआ है, मतलब यूज हुआ है, तो वो है अशोक का शिलालेख। कहते हैं इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो पुष्यमित्र संगू का भी है अयोध्या अभिलेख। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब आपको एग्जाम पॉइंट याद रहना चाहिए, नहीं तो आप लोग का ही मार्क्स नहीं मिल पाता इस सब वजह से। अगर आप ये सब पॉइंट लिख देते हैं तो आपको फुल फुल मार्क्स मिल जाती है। ठीक है, तो कहते हैं कि एक हो गया आपका पहला अशोक की शिलालेख हो गया, दूसरा आप लोग का हो गया पुष्यमित्र संगू का अयोध्या शिलालेख हो गया, और उसके बाद आप लोग का हो गया खाखेल का हाथी गुम्फा हो गया अभिलेख, और उसके बाद आपका रुद्र दामन का जूनागढ़ वाला हो गया अभिलेख। इसलिए आपका क्या था, फेमस था इतिहास में। ठीक है, ये आप लोग का हो गया। अब देखो आप थोड़ा सा आगे समझते हैं इसमें कि स्तंभ लेख क्या होती है। ठीक है, चलो आप लोग को समझ में आ रहा होगा ना, तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दे मेरे भाई, ठीक है, प्यार से। चलो आगे देखो, स्तंभ लेख आप लोग का क्या होता है। कहते हैं स्तंभ लेखों में जो हम लोग अशोक, समुद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त जो आप लोग का द्वितीय आदि जो कि स्तंभ के जो है ना लेखों से इसको लगाया जा सकता है। कहते हैं कि स्तंभ लेख का मतलब हम किससे लगा सकते हैं, अशोक का स्तंभ लेख हो गया, समुद्रगुप्त का स्तंभ लेख हो गया, और चंद्रगुप्त द्वितीय का स्तंभ लेख हो गया। ये सब चीज से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि वो सब लोग जो सबसे ज्यादा यूज किस चीज का करते थे, स्तंभ लेख का। ठीक है, स्तंभ लेख क्या होगा, स्तंभ मतलब क्या था, खड़ा, मतलब खड़ा हो कर दिया एक दीवार को बहुत बड़ा सा, उस पे क्या क्या कोई चीज को नोटिस करके लिख दिया, वही क्या होगा, स्तंभ लेख हो गया। लेकिन ये सब पॉइंट आपको एग्जाम में याद रहेगा ना, तो आपको उसमें लिखने में क्या होगा, आसानी होगा। जैसे ये पॉइंट याद रहेगा, बस फटाफट तुम उसमें कुछ ना कुछ जरूर लिख दो, हमको पता है। इसके लिए आपको यहाँ पे समझना क्या होता है, जरूरी होता है पॉइंट वाइज। ठीक है,
तो कहते हैं कि इनके अभाव में जो हमारी इतिहास विषयक जानकारी अधूरी में जो है हेलियोडोरस का विदासा स्तंभ लेख और क्या है सोच सकिए यहाँ पे समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख हो गया, समुद्रगुप्त द्वितीय का लेख हो गया था स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभ लेख ऐतिहासिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण जानकारियों का महत्व अनुमान रखती है। यानी कि यहाँ पर आप लोग को स्तंभ लेख में मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लगा दिया, बहुत सारे राजाओं का, प्रशासकों का, जो कि पिछले समय में इतिहास में बहुत ज्यादा फेमस थे, ठीक है, जिन स्तंभ लेखों का यूज बहुत ज्यादा करते थे। कहते हैं कि स्तंभ लेख जो आप लोग का है महारौली स्तंभ लेख से क्या है परिपूर्ण है। चलिए आप लोग का स्तंभ लेख मैंने इतना बता दिया इसमें एग्जाम्पल। अब आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आता है सबसे भी आप लोग का नीचे ताम्रलेख। ताम्रलेख क्या होता है? तांबा का जो पीतल पर लिखा जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं ताम्रलेख कहते हैं, जो कि आज के समय में देखने को नहीं मिलेगा। ये सब प्राचीन समय का है, ठीक है। कहते हैं कि प्राचीन काल जो आप लोग का भारत में जब राजा जो है द्वारा किसी व्यक्ति को जब भूमि दान अथवा पारितोषिक दान की घोषणा की जाती थी तो उसका विवरण जो है ताम्रपत्र की उत्कीर्ण पर संबंधित व्यक्ति को दे ताम्रपत्र का प्रयोग प्रमाण पत्र के रूप में जो होता था। देखिए ताम्रपत्र का उपयोग राजा लोग जब कहाँ करता था सोच समझ कहता है कि राजा लोग जब किसी व्यक्ति को जो है ना भूमि दान में देता था, जैसे कोई बड़ा बड़ा पंडित हो गया, ठीक है, पूजा कराया राजा को महाराज को वहां पे, तो राजा क्या करता था दान में उसको दे देता था, बहुत बहुत जमीन दे दिया लेके, बहुत राजपाट दे देता था लेके। तो उसको क्या करता था वो एक बहुत बड़े तांबा का पत्र लिखता था, ठीक है, तांबे पे उसको क्या करता था लिखाई करवाता था, ठीक है, गढ़ाई करवा के उसको देता था, क्योंकि उस समय तो कॉपी कलम का तो जमाना था नहीं। तो उस पे लिख के सारा कुछ उसको दिया जाता था कि आपको फलना बाबू को हम इतना जमीन इतना कट्ठा ये भी चीज ये राजी इनको सौंप रहे हैं, ठीक है। तो वो सब चीज किस पे लिखा जाता था ताम्र पत्र पर, ठीक है। कहते हैं कि यहाँ से कि ताम्रपत्र जो आप लोग का लेखों में जो दान अथवा पारितोषिक नाम वंश तथा उसकी जो अनेक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। यानी कि ताम्रपत्र में जो है जो आदमी को दान देता था लेकर उसका नाम क्या है, उसका वंश कौन सा है, उसके क्या क्या उपलब्धि रही, वो कौन कौन सा अच्छा काम किया, उन सब चीजों को भी उसमें लिखा जाता था। बोलो कहीं से कोई दिक्कत इसमें? कहते हैं कि ताम्रपत्र जो आप लोग का लेखों से जब गुप्त कालीन इतिहास के जो विषय में अति महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, और इससे हम लोग को जो ताम्रपत्र से गुप्त काल का जो इतिहास है, गुप्त काल में क्या-क्या चीज़ वो सब चीज़ का जानकारी हम लोगों को बहुत ज़्यादा मिलता है, किसी से? ताम्रपत्र लेख से। कहते हैं भारी संख्या में जो उपलब्ध हुए पूर्व मध्यकालीन द्वारा यह निष्कर्ष निकाल गया है कि भारत में जब पूर्व मध्यकाल अथवा 600 से लेके 1200 ईसा के बीच जो आप लोग का है, उस बीच सामंतवाद व्यवस्था अस्तित्व में आ गई थी, ठीक है। सामंतवादी व्यवस्था किसको हम लोग कहते हैं कि बड़े-बड़े राजा का बेटा जो था ना, राजा का बेटा ही राजा बनता था, ठीक है। और बड़े आदमी को क्या सब आदमी मानते थे, यही आप लोग का सामंतवादी व्यवस्था हो जाता है, ठीक है। यानी कि गरीब आदमी को कोई पूछने वाला नहीं होता है। तो ये आपका थर्ड हो गया किसमें पुरातात्विक स्रोत में। उसके बाद आप लोग का देखो यहाँ पे चौथा निकल के क्या आता है गुहा लेख। आखिर गुहा लेख क्या होता है सोच समझते हैं आप यहाँ पे। कहते हैं प्राचीन काल जो आप लोग का भारत में भिक्षु तथा साधु संत जो गुफाओं में जो निवास करते थे, इन गुफाओं जो समय समय पर उनके द्वारा जो है अति महत्वपूर्ण लेख उत्कीर्ण किए गए हैं। कहते हैं गुहा लेख में अशोक के बराबर गुहा लेख, दशरथ के नागार्जुनी गुहा लेख, सातवाहनों के नासिक और नाना घाट आदि गुहा लेख जो है उल्लेखनीय है। कहा जाता है कि पहले समय में जितने भी राजा प्रजा थे, महर्षि जो हुआ करते थे, वो सब लोग तपस्या करने के लिए कहाँ जाते थे? गुफा में बैठते थे। तो गुफा में बैठते थे तो कुछ ना कुछ वो लिखते थे उस गुफा में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुहा लेख कहते हैं। तो जैसे गुहा लेख में सबसे फेमस आप लोग का क्या है? अशोक के जो है बराबर गुहा लेख हो गया, उसका दशरथ के जो आप लोग का नागार्जुनी गुहा लेख हो गया, सातवाहन के नासिक गुहा लेख हो गया, और नाना घाट के आदि गुहा लेख में। तो ये सब चीजें फेमस है गुहा लेख में, समझे? कहीं से कोई दिक्कत? ये सब छोटा छोटा पॉइंट है। चलो देखो मूर्ति लेख क्या होता है वो भी समझ लो यहाँ से। कहते हैं कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जो आप लोग का है मूर्ति लेख आप लोग का जो ऐतिहासिक दृष्टि से जो है अति महत्वपूर्ण है। मूर्ति लेख सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है पुरातात्विक स्रोत में। कहते हैं कि मूर्ति लेख में जो आप लोग का जो है, मूर्तियों के शीर्ष अथवा अधोभाग पर जो कभी कभी कुछ लेख मिलते हैं। कहते हैं कि पहले समय का जो मूर्ति रहता था ना उस पे कुछ ना कुछ क्या था ऊपर सर पे ऊपर में कुछ कुछ लिख दिया जाता था, और उसका अधोभाग यानी कि आधा जब फिगर बन गया उसके बाद उसमें क्या करता था कुछ ना कुछ उसमें लिख दिया जाता था, जो राजा प्रजा का जो भी चीज मेन पॉइंट होता था, जो अच्छी चीज है उसको हम क्या कहते थे उसमें लिख देते थे, ताकि देखो सब चीज को आदमी ध्वस्त कर देता है लेकिन मूर्ति को आदमी जल्दी बर्बाद नहीं करता, इसलिए मूर्ति में लिख देगा तो सब दिन उसमें लिखा हुआ रहेगा। इसलिए क्या रहता है मूर्ति का सर्वश्रेष्ठ मान कहा जाता है ऐतिहासिक दृष्टि से, ठीक है, पुरातात्विक स्रोत में। कहते हैं कि मूर्तियों पर जो है अंकित तिथियां से मूर्ति प्रतिष्ठा के समय के बारे में जो है
जानकारी मिलती थी कि आखिर ये मूर्ति कितने समय पहले का है, जिससे जब मूर्ति कला के विकास पर क्या अत्यधिक प्रकाश पड़ता है। आज के समय में अगर आप देखिएगा अभी से 200 साल पहले का मूर्ति जिसमें लिखा हुआ रहता है डेट, तब सोचिएगा सोच आ रही 200 साल पहले का मूर्ति है। नालंदा का जो आप लोग का वहाँ शांति स्तूप है वो बहुत पुराना है। तो ये सब चीज आप लोग को क्या बहुत अच्छा देखने में भी लगता है। कहते हैं गुप्त वंश या रामगुप्त की ऐतिहासिकता का जो निर्विवाद साक्ष्य जो दुर्जनपुर से प्राप्त जैन मूर्ति लेखों से मिलता है। कहते हैं गुप्त वंश का जो रामगुप्त था उसकी कुछ ऐसे ही कहानी है, वो कहाँ से मिलता है हम लोगों को? जैन मूर्ति के लेखों से मिलता है। उसमें जो उसे महाधीराज कहा गया है, किसमें? उस मूर्ति लेख में उसको लिखा गया था महाधीराज। चलो देखो, आपको मैं चीज समझा देना चाहते हैं यहाँ से, ताकि आप लोग को कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, देखो आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था उसको समझ लो। एक मिनट, देखो पहला क्वेश्चन आप लोग का था अभिलेख के महत्व पर प्रकाश डालिए। सेकंड क्वेश्चन आप लोग का था कि पुरातात्विक स्रोत का वर्णन कीजिए। तो पुरातात्विक स्रोत का मैंने वर्णन किया, जिसमें आप लोग का क्या आ गया? अभिलेख आ गया, मुद्रा हो गया, गुहालेख हो गया और ताम्र लेखन हो गया। ये सब चीज पार्ट हो गया इसका। ठीक है, इसका पुरातात्विक स्रोत का। और उसी में से आप लोग का क्या अभिलेख है, तो अभिलेख के बारे में जो आप लोग को है, सिर्फ अभिलेख वाला जो मैंने नीचे आप लोग को पॉइंट पढ़ाया, सिर्फ आप लोग को क्या करना है, इसमें अभिलेख वाला लिख दीजिएगा और पुरातात्विक स्रोत में आप लोग को पूरा लिख देना है। ठीक है, जो मैं जितना भी पढ़ाया। चलो किसी को दिक्कत होगा ना फिर भी तो मुझे बोल देना, ठीक है, हम फिर से आगे बता देंगे। चलो थर्ड क्वेश्चन आप लोग को देखो। थर्ड क्वेश्चन आप लोग का कहाँ से निकल के आता है? थर्ड क्वेश्चन आप लोग का क्या निकल के आता है? कहते हैं कि मुद्राओं की जो इतिहास है उसकी जानकारी हम लोगों को किस प्रकार से मिलती है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग जो है ना बस अपने भाई बहन को शेयर कर देना, जिसको आप अपना भाई बहन अपना दोस्त मानते हो, सच्चे दोस्त मानते हो ना, उसको शेयर कर देना। और लड़का लोग तो अपना महिला मित्र को शेयर कर दिया होगा अभी तक, क्योंकि तुम भी पढ़ो हम भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तुमको पता है ना लड़का लोग क्या क्या करता है। चलिए यहाँ से कहते हैं मुद्राओं से जो है ना इतिहास हम लोग को किस प्रकार मिलती है वो चीज। जैसे देखो पहले समय में क्या था, जो पहले समय का जो पैसा 10 टकिया रुपया था, उसमें क्या था, जिसमें किसी चीज का फोटो रहता था उसमें पैसा बहुत ज्यादा मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या कहता है, वो सही चीज है। पहले समय का पैसा आपके पास रहेगा तब ना आपको पैसा मिलेगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग जानते हैं, इतिहास से जानकारी लेते हैं मुद्राओं का। ठीक है, बताइए मुद्राएं जो आप लोग का है, अभिलेखों की भांति जो है मुद्राएं भी क्या इतिहास की विश्वसनीय और निर्णायक स्रोत है। यानी कि जिस तरह से हम लोग जो अभिलेख के बारे में जाने कि अभिलेख के माध्यम से हम लोग पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से जाने कि पहले समय में इतिहास में किस टाइप से आदमी लिखा करते थे, किस टाइप से रहा करते थे सारा कुछ को, उसी तरह से मुद्रा के माध्यम से भी हम लोग को इस सब चीज की जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में। क्या मिलती है जानकारी, आगे समझने का प्रयास करते हैं। कहते हैं भारत के जो विभिन्न प्रदेशों में जो आप लोग को है सहस्त्रों यानी कि 100 मुद्राएं प्राप्त हुई, बहुत सारी मुद्राएं प्राप्त हुई है। और ये मुद्राएं जो विभिन्न धातुओं की बनाई जाती है, जैसे आप लोग का हो गया सोना का, चांदी का, तांबा का तथा मिश्रित धातुओं का। आज इस समय में अगर आदमी को सोना का पैसा मिल जाएगा, रुपया मिल जाएगा, तो आदमी घर में रख लेगा, उसको देगा ही नहीं किसी को लेके। ये सब पहले समय का था। ठीक है, उसमें इस सब चीज का उतना ज्यादा वैल्यू नहीं था, तो क्या करता था आदमी सिंपल से इसको जितना चलाता था। लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ नहीं मिलता है देखने को। कहते हैं कि अभिलेखों के समान जब मुद्राएं भी जो है अस्थाई अपरिवर्तनशील और प्रमाणिक स्रोत है। कहते हैं कि जिस तरह से आप लोग का अभिलेख के माध्यम से हम लोग देखे अभिलेख को नष्ट नहीं किया जा सकता है, सेम उसी प्रकार से आप लोग को मुद्राएं को भी जो है नष्ट नहीं किया जा सकता। उसकी जितनी रचनाएं उसको कभी भी बर्बाद नहीं किया जा सकता है। वो प्रमाणिक तौर पे आज भी हम लोग को उसके स्रोत से बहुत सी जानकारी मिलती है। कहते हैं उनसे जो आप लोग का तिथि का निर्णय करने में सहायता मिलती है कि आखिर किस समय का ये पैसा है और उस समय का मतलब क्या कल्चर था, सारा कुछ हम लोग को देखने को मिलता है। कहते हैं अनेक शासकों तथा राजवंशों के विषय में जो केवल मुद्राओं से ही हम लोग को क्या मिलती है, सूचना मिलती है कि कौन ने किस चीज का सूचना मतलब पैसा मुद्रा चलाया था। आप मुझे बताइए कमेंट के नीचे कि सोना का जब पहले सिक्का किसने चलाया था। ठीक है, किस शासक ने सोना का सिक्का चलाया था, नीचे कमेंट कर देना जिसको पता होगा। चलिए यहाँ से आगे देखते हैं। कहते हैं कि भारत के जो इतिहास में जो आप लोग का हिंदी यूनानी तथा शकों के इतिहास का मुख्य आधार क्या है, मुद्राएं हैं। कहते हैं कि भारत के जो इतिहास में अगर हम देखें तो हिंदी यूनानी जो कि यूनान से जो हिंद आए थे, मतलब वहाँ के जो आदमी आए थे उसको क्या हिंद कहा जाता था पहले समय में। तो उसको क्या तथा शकों के इतिहास का जो मुख्य आधार अगर देखें तो हम लोग को कहाँ से जानकारी मिलती है, सब कुछ मुद्रा से ही हम लोग को देखने को मिलता है कि आखिर उस समय में आदमी का क्या क्या नहीं था या फिर था। सारा कुछ हम लोग को कहाँ से मिलता है, मुद्रा के माध्यम से भी समझने को जानकारी मिलती है। अतीन शक शासकों का तथा बैक्टीरिया के शासक, देखो यहाँ पे बैक्टीरिया लिखा गया है मिस्टेक से, ठीक है, इसको कहते हैं कि
कंबोडिया या फिर यहाँ पे बैक्टीरिया के शासक जो आप लोग का है संबंध में जो अन्य स्रोतों से जो है कई सूचना प्राप्त नहीं होती है। कहते हैं यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च कोटि के जो कलात्मक सिक्के जो है, जो उच्च कोटि का कला किया हुआ रहता था, उस पे आर्ट किया हुआ सिक्का रहता था, जिसपे फूल बनाया रहता था, उसको कहते हैं प्रथम बार बैक्टीरिया के जो यूनानी शासक द्वारा जो है आरंभ किए गए थे सबसे पहले। किस चीज का? जिसपे बहुत ज्यादा कसाई मतलब कढ़ाई किया रहता था उस सिक्के पे, ठीक है। कहते हैं यहाँ से कि पहली बार जो इन सिक्कों पर जो है शासकों के जो है नाम तथा किसी किसी पर उनका चित्र भी अंकित किया गया था पैसे पे पहले समय में, ठीक है। किसी का नाम भी रहता था और किसी शासक का चित्र भी रहता था उसपे। कहते हैं गुजरात के जो शक शासक के जो सिक्के यद्यपि कलात्मक दृष्टि से क्या थे, उतने उच्च स्तरीय नहीं थे पहले समय में, ठीक है। कहते किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखें तो अधिक जो आप लोगों का है, अधिक उच्च स्तरीय है, क्योंकि इसकी जो है शक संबत में जो स्थितियां तिथियों का चीज ज्ञान मिला है, यानी कि उसमें जो है ज्यादा कढ़ाई नहीं किया था गुजरात के शासक के समय में, लेकिन फिर भी जो उसमें हम लोगों को उस समय का तिथि देखने को मिलता है कि आखिर ये पैसा कब बना था। इससे हम लोग को बहुत ही जानकारी मिलती है। कहते हैं इन मुद्राओं के आधार पर ही क्या गुजरात के शक क्षत्रपों का तीन शताब्दियों का इतिहास जो निर्मित किया गया, 3 शताब्दी तक का इतिहास जो सिर्फ मुद्रा पे लिखे हुए तारीख से ही बनाया गया। सोच सकते हो आप कितना इंपॉर्टेंट चीज है। कहते हैं कि कुषाणों के जो इतिहास में भी सिक्कों की भूमिका जो है निर्णायक है, सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाती है कुषाण के इतिहास में भी। कहते हैं प्राचीन भारत के गणराज्य जैसे कि आपका मालव हो गया, योधव हो गया आदि के इतिहास पर जो है हम लोगों को मुद्राओं द्वारा प्रचुर प्रकाश प्रचार मिलता है। किसी का? मुद्रा का, उसके इतिहास पे। कहते हैं कि गुप्त सम्राट के अनेक उच्च स्तरीय और उत्तम कलात्मक सिक्के प्राप्त हुए। कहते हैं गुप्त काल में भी बहुत प्रकार के सिक्के चलाए गए थे, सोना चांदी तांबा सब चीज का चलाया, जिसमें कि आप लोग का जो है उच्च स्तर का यानी कि बहुत ही हाई क्वालिटी का जो उसमें कलात्मक यानी कि उसपे आर्ट किया गया था, कढ़ाई किया गया था, लिखा गया था राजा का शासक का नाम, उसका चित्र सारा कुछ बनाया गया था। तो जो इस काल के जो इतिहास के निर्माण में अत्यधिक सहायक रहा है सिक्का। आप देख सकते हो आप कितना सिक्का महत्वपूर्ण है। कहते हैं सिक्कों की जो है प्राप्ति से राज्य का क्षेत्र तथा सीमा जो है संबंधी जानकारी होती है। और सिक्कों से हम लोग को किस चीज की जानकारी मिलती है? राज्य का कहाँ तक क्षेत्र था तथा उसका कहाँ तक सीमा था, और भी राजा का कौन शासक आया था, कितने मतलब कब ये पैसा बना था, वो सब चीज की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? सिक्का से, मुद्रा से ही मिलती है, ठीक है। क्योंकि सिक्का खाना उचित नहीं रहेगा, मुद्रा खाना उचित रहेगा, क्योंकि आप लोग का जो है बहुत प्रकार जैसे सोना चांदी सभी चीज का मुद्रा से निर्माण किया जाता है, मुद्रा का, ठीक है। कहते हैं कि अनेक राजाओं तक का अस्तित्व जो है केवल मुद्राओं से ही हम लोग को देखने समझ में आता है कि आखिर ये राजा भी उस समय में हुआ था, कि राजा का शासक का नाम भी रहता था उस पे पैसा पे, जो कि हम लोग को आजकल मिलता है, बहुत कम है। तथा प्राचीन भारत के इतिहास को जो हम लोग जानने के लिए जब मुद्राएं तथा का अध्ययन करना क्या है, बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, मुद्रा का आवश्यक ज्ञान। कहते इन मुद्राओं से जो अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती है, जैसे आप लोग का पहला क्या सूचना प्राप्त होती है? पहला की इतिहास निर्माण शक हिंदू यूनानी राजवंशों के बारे में हम लोग को कहाँ से मिला जानकारी? मुद्रा ही मुख्य स्रोत था, क्योंकि जो है साहित्य में जिनका उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। कहते मुद्राओं पर जो आप लोगों का राजाओं के नाम तथा लांछन अंकित किए जाते थे, किसका? राजा का, जिससे जब उनके व्यक्तित्व के विषय में जानकारी प्राप्त होती थी कि आखिर यह राजा किस टाइप का राजा हुआ करता था, उस समय में इसका कैसा आचरण था लोगों के प्रति, वो चीज की जानकारी, ठीक है। कहते हैं कि गुजरात के जो शक क्षत्रपों की जो है मुद्राओं पर जो है शक संबद्ध तिथियां दी गई है। कहते हैं कि गुजरात के जो शक क्षत्रप थे, वहां के शासक थे, उनका मुद्राओं पर क्या है शक संबद्ध में तिथियां दी गई थी। कहते हैं इन्हीं जो है, देखिए इन्हीं जो है आप लोगों का आधार पर उनको 300 वर्षों के इतिहास का निर्माण किया गया, सिर्फ किसके आधार पे? मुद्रा के आधार पे। आप लोग अब समझ सकते हो कि मुद्रा का कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है इतिहास में। अगला पॉइंट क्या निकल के आता है? देखो सेकंड पॉइंट आप लोग का कि राज्यों और क्षेत्रों का जनाना मुद्राओं की प्राप्ति की जो है स्थानों के आधार पर ही सीमाओं तथा निर्धारण किया जा सकता है। कहते हैं कि हर एक राज्य का क्या था अपना अलग अलग मुद्रा हुआ करता था, तो इससे हम लोग को ये पता चलता था कि आखिर इस राज्य में जो है ये मुद्रा चल रहा है, आखिर ये राज्य कहाँ तक है, जहां तक ये मुद्रा चलेगी मिलेगा वहीं तक इसका क्या था? राज्य था, यहाँ तक उसका उस राजा का शासन था, ठीक है। उसके बाद कहते हैं लेकिन इस प्रमाण की बड़ी सावधानी के साथ प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो है व्यापारियों तथा अन्य कारणों से भी मुद्राएं क्या होती है एक स्थान दूसरे स्थान पे ले जाई जा सकती है, क्योंकि व्यापारी क्या होता है एक जगह दूसरी जगह चल जाता है, तो उसके हाथ में यहाँ का भी पैसा रहेगा, दूसरी जगह जाएगा तो वहां के राजा का भी पैसा रहता है, तो अदला बदली हो जाता है।
तो कहता है इसका जो है बड़ी सावधानी से प्रयोग किया जाता था, ठीक है, ताकि कहीं भी पैसा दूसरी जगह पे नहीं जा सके। कहते हैं उदाहरण के लिए जो आप लोग का दक्षिण भारत में जो अनेक रोमन सिक्के क्या थे उपलब्ध हुए थे दक्षिण भारत में, ठीक है, पहले समय में हिस्सा उस प्रकार को आप समझो यहाँ पे। कहते हैं लेकिन इस आधार पर जो यह नहीं कहा जा सकता है कि दक्षिण भारत के क्षेत्र में जो है रोम शासन के अंतर्गत था। कहते हैं कि अगर दक्षिण भारत में रोमन के सिक्के उपलब्ध थे, इसका मतलब ये नहीं है कि दक्षिण भारत पे किसका अधिकार था, रोम का अधिकार था या फिर रोम का शासन था, बल्कि इससे जो है केवल हम लोग को यही सिद्ध होता है कि दक्षिण भारत और रोम राज साम्राज्य के मध्य क्या था, व्यापारिक संबंध अच्छा था, तभी तो वहां व्यापार ले जा करता होगा, तो वहां से वहां का पैसा यहाँ आ जाता था, ठीक है। चलिए आगे। थर्ड पॉइंट क्या है समझो यहाँ से। कहते थर्ड पॉइंट बहुत ही आसानी से मैं समझाने का यहाँ प्रयास करता हूँ। यहाँ तक मैंने आप लोग को समझाया बिल्कुल आसानी से, आपको एक भी चीज ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा होगा, मुझे उम्मीद है। चलो कहते हैं कि आर्थिक स्थिति का ज्ञात होना मुद्राओं की धातु से जो है संबंधित राज्य की आर्थिक स्थिति के विषय में अति महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। कहते हैं कि हम लोग को जब मुद्रा से जो है ना आर्थिक स्थिति यानी कि वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी थी, वहाँ के राज्य में आदमी कितना खुश थे कितना दुखी थे, वहाँ आदमी को खाना मिल पाता था भरपेट नहीं मिल पाता था, ये सभी की जानकारी हम लोग को कहाँ से मिलती है, मुद्रा के माध्यम से मिल जाती है। कहते हैं गुजरात में जो आप लोगों का शकों द्वारा चांदी की मुद्राएं जारी करने से जो उनके विदेशी व्यापार और समृद्धि समृद्धि स्पष्ट होती है। किसका, गुजरात में शक के द्वारा किस चीज का मुद्रा चलाया गया था, चांदी का मुद्रा चलाया गया था, ध्यान रखिएगा। कहते हैं, धातु की जो शुद्धता से भी अधिक स्थिति पर क्या प्रकाश पड़ता है। कहते हैं कि गुप्त सम्राटों की जो स्वर्ण मुद्राओं की शुद्ध धातु की राज्य की समृद्धि, देखो मैंने आप लोग से पूछा था कि सोना के सिक्के किसने चलाया था, देखो गुप्त सम्राट चलाए थे, ठीक है। बाकी आप लोगों को अगर याद होगा कि गुप्त सम्राट किसने चलाया था तो मुझे बता देना, ठीक है। कहाँ गया, चलिए एक सेकंड रुक जाएंगे आप लोग। हाँ, धातु राज्य की समृद्धि प्रमाणित है, ठीक है। उसके बाद देखो कहते हैं कि स्कंद गुप्त की जो है स्वर्ण मुद्राओं में घटती हुई शुद्धता की राज्य से क्या है आर्थिक संकट का पता चलता है। यानी कि देखो इसका मतलब ये हो गया ना कि जब राजा के पास सबसे ज्यादा अधिक सोना चांदी था उसमें क्या था मोटा मोटा सिक्का चला दिया, लेकिन उसके पास जैसे ही क्या हो गया संकट आ गया आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो गई, तो वो चांदी का सिक्का चलाना शुरू कर दिया, तांबा का सिक्का चलाना शुरू कर दिया। इसलिए पता चलता है कि उस राज्य की जैसे आर्थिक स्थिति क्या दयनीय धीरे धीरे हो रही थी, तभी तो वहां पे सोना से याद क्या कहाँ पे तांबा पे आ गया। तो ये कहीं ना कि नोटिस करने की चीज है, हम लोग छोटी छोटी पॉइंट पे नोटिस करेंगे तो बेहतर रहता है, ठीक है। चौथा पॉइंट आपका क्या निकल के आता है, कहते हैं कला का जो स्तर ज्ञात होना मुद्राओं के द्वारा जो है तत्कालीन कला या स्तर भी जमीन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, कला का जो स्तर ज्ञात होता है, जैसे कि पहले समय में किस तरह का कला था, आज समय में किस टाइप का आर्ट है, वो चीज हम लोग को कहाँ से मिलने को मिलता है, मुद्रा से जानकारी मिल जाती है। कहते हैं बैक्टीरिया के जो आप लोग का है हिंद के यूनानी शासकों ने पहली बार जो है कलात्मक मुद्राओं का जो है प्रचलन किया था, नहीं कि उस पर कला किया, उस पर मतलब कुछ कुछ लिखा हुआ फोटो बना हुआ चित्र बना हुआ चीज का प्रयोग उसने किया था, कौन, हिंदी यूनानी शासक ने, ठीक है। कहते हैं कि गुप्त काल की जो मुद्राओं की विविधता यानी कि विभिन्न प्रकार की जो कलात्मक आप लोग का तत्कालीन समाज के उच्च कलात्मक स्तर को क्या करती है प्रदर्शित करती है कि गुप्त काल में जब मुद्राओं पर क्या क्या था अच्छा अच्छा कलाकारी किया गया था उसपे, इससे ये पता चलता है कि उसमें जो हाई क्वालिटी का जो उच्च क्वालिटी का जो है स्तर हम लोग को प्रदर्शित करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं धार्मिक नीतियों पर भी प्रकाश मुद्राओं पर हम लोग जो है कर सकते हैं, मुद्रा का प्रयोग करके हम लोग जो धार्मिक स्थिति का भी जानकारी ले सकते हैं वहां से। चलो ठीक है, ये मुद्रा के बारे में मैंने आप लोग को टोटल समझा दिया यहाँ पे, ठीक है। बोलो किसी को कहीं से कोई दिक्कत, इस इतना मैंने आप लोग को समझा दिया, बस पॉइंट सबका याद रखना, ये सब जो भी रेड में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को फटाफट ये सब याद आते जाएगा अपने आप एग्जाम में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोग का। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं आप लोग का क्या निकल के आता है। कहते हैं भारतीय आदि इतिहास की जो संक्षिप्त जानकारी यहाँ पे बस संक्षिप्त में आप लोग को हम बताएंगे छोटा में, ठीक है। उसके बाद आप लोग का 5 क्वेश्चन को निकल के आता है, सो देखो यहाँ से परंपरा से आप क्या समझते हो, ठीक है। फिर आप लोग का निकल के आता है क्या, सो देखो 6 क्वेश्चन आप लोग का निकल के आता है। लास्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है, सो देख लो यहाँ से, भाग गया 6 क्वेश्चन, ये कहाँ गया आपका 6 क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से क्लास कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग क्लास करने में मजा आ रहा है ना, बिल्कुल हम इजी में आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। कहीं से कोई टफ चीज एक भी नहीं पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में ऐसा ना हो कि ना आए, ठीक है। बाकी जिसको समझ में नहीं आ रहा है प्रयास करिए एक बार और रिपीट करने का क्लास, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी हम देख लेते हैं आप लोग का टाइमिंग कितना हुआ है क्लास का, ठीक है। चलिए आप लोग का ये क्लास 1 घंटा का रहेगा, 1 आवर का, ठीक है।
कहते हैं भारतीय आद्य इतिहास की संक्षिप्त जानकारी दीजिए यहाँ पे। आखिर आद्य इतिहास है क्या, इसके बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं, ठीक है। ये तो ऐसा करते हैं कि आज का क्लास यहीं पे ब्रेक करते हैं, ठीक है। हम लोग फिर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इससे आगे का क्वेश्चन हम करवा देंगे, ठीक है। आद्य इतिहास हो गया, और जो भी 3 क्वेश्चन बचा हुआ है आपको हम कल शाम में 7 बजे जो इसके साथ साथ आपको और भी क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो कल शाम में मिलते हैं फिर 7 बजे। बस यूं ही इस क्लास को जितना उसको शेयर कर देना। बाकी आज का क्लास आपको कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, तो मुझे प्यार से कमेंट करना, देखा सच बताना, ठीक है, झूठ मत बोलना, ठीक है। चलो मिलते हैं कल हम शाम में। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स, बाय, गुड नाइट।